प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे चौथे मुगल एम्परर जहांगीर की। तो ये सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है कि ये चौथे मुगल एम्परर थे। ठीक है, तो आओ डिटेल में हम जानते हैं जहांगीर के लाइफ के बारे में और इंडियन हिस्ट्री में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले इनके बचपन की कुछ फैक्ट्स हमको पता होनी चाहिए। तो जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 को हुआ था। डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, ईयर भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आज तक तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा नहीं, लेकिन एक बार पढ़ने में क्या जाता है। तो जहांगीर का जन्म 1569 में हुआ था। 1556 में अकबर ने सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी ना, उसके बाद वो मुगल डायनेस्टी जो है खतरे से बाहर आ गई थी। हमने अकबर वाली वीडियो में ये सारी चीजें कवर कर रखी है। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के 13 साल बाद, चाहो तो आप ऐसे याद रख सकते हो, खैर उतना करने की जरूरत नहीं है। तो ये अकबर का एल्डेस्ट सर्वाइविंग बेटा था, यानी कि अकबर को कई बेटे पहले भी हुए थे, लेकिन उनकी बचपन में ही मृत्यु हो जाती थी। वो बीमार पड़ जाते थे, किसी ना किसी बीमारी से उनकी मौत हो जाती थी। तो जहांगीर पहला बच्चा था जो कि साफ सुरक्षित बचा रहा। तो अकबर जो है अपने इस बेटे से काफी प्यार करता था। काफी मन्नत वगैरह मांगने के बाद ये बेटा पैदा हुआ था, जहांगीर नाम का बेटा पैदा हुआ था। तो अकबर प्यार से अपने बच्चे को शेखू बाबा कह के बुलाता था और उसका नाम उसने प्रिंस सलीम यानी राजकुमार सलीम रख रखा था। आज हम इसको जहांगीर के नाम से जानते हैं, लेकिन इसके बचपन का नाम सलीम था। इसी सलीम को अकबर प्यार से कभी कभी शेखू बाबा भी बुलाया करते थे। तो बचपन में सलीम जो है काफी क्रूएल नेचर का हुआ करता था, क्रूर नेचर का हुआ करता था, क्योंकि वो एक राजकुमार था। तो बचपन से ही वो काफी घमंडी और क्रूर नेचर का बना। वो इतना क्रूर था, मैं बच्चे जहांगीर की बात कर रहा हूं, प्रिंस सलीम या शेखू बाबा की बात कर रहा हूं, कि वो बचपन से ही इतना क्रूएल नेचर का था, क्रूएल हार्टेड था, कि वो अपने नौकरों की चमड़ी कोड़े से मार मार के उनकी चमड़ी निकालने का ऑर्डर दे दिया करता था कि उनको जिंदा उनके शरीर से उनकी चमड़ी ही निकाल दो। तो ये कितनी घटिया बात है, कितनी क्रूर बात है। तो छोटी से छोटी गलतियों पे अपने ही नौकरों की जान ले लिया करता था शेखू बाबा या जहांगीर। तो अकबर को जब ये सब चीजें समझ में आने लगी तो उसका दिल टूट गया कि मेरा बेटा मतलब ये किस रास्ते पे जा रहा है। तो ये इतना क्रूएल है, तो ये आगे जाके तो और क्रूएल बन जाएगा। तो अकबर को लगने लगा कि मेरा ये बेटा शेखू बाबा एम्परर बनने के लायक तो बिल्कुल नहीं है, इसमें दया नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो अकबर ने अपना फोकस अपने दूसरे बेटे पे शिफ्ट कर दिया। तो अकबर के दूसरे बेटे का नाम था राजकुमार दानियाल। तो अकबर दिल से ये चाहने लगा कि मेरा बेटा शेखू बाबा तो बेकार निकला, मेरा दूसरा बेटा प्रिंस दानियाल ही अगला मुगल एम्परर बनेगा। लेकिन ये दानियाल भी कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं था। ये बहुत हैवी ड्रिंकर था, बहुत ज्यादा शराब वगैरह पीता था, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। अकबर के मरने के कुछ ही महीनों पहले दानियाल की डेथ हो गई। तो अकबर के दिल में इच्छा थी कि जहांगीर नहीं दानियाल अगला एम्परर बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये तो अपनी शराब और नशे में ही डूबा रहता था। जहांगीर ने अबुल फजल तक का मर्डर करवा दिया। अबुल फजल कौन था? तो अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक। तो अपने नवरत्नों की कितनी इज्जत करता था अकबर, तो उसी में से एक नवरत्न को उसी का बेटा जहांगीर मरवा देता है। तो ये सब चीज अकबर को बिल्कुल अंदर तक परेशान कर देती है। उनका भरोसा जहांगीर के ऊपर से उठ जाता है। तो अबुल फजल को इसलिए मरवा दिया था जहांगीर ने कि जहांगीर को लगता था कि अबुल फजल ही वो इंसान है जो अकबर को उसके खिलाफ भड़काता है। तो ये सब चीज देख के जो है अकबर पूरी तरीके से हिल तो गया, अंदर से दुखी तो हो गया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसका एक बेटा दानियाल तो शराबी था। तो एक ही बेटा बचा था जहांगीर, जिसको कि वो बड़ा कर रहा था कि किसी तरह ये सुधर जाए। तो जहांगीर तो दानियाल जो है वो तो अपने नशे की दुनिया में ही मस्त रहता था। इसीलिए अकबर चाह के भी जहांगीर को कभी पनिश नहीं कर पाया।
क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसके दो ही बेटे थे, एक दानियाल, दूसरा जहांगीर। तो देखो, जहांगीर की तरफ से तो अकबर पूरी तरीके से निराश हो गया था, लेकिन जहांगीर का एक बेटा था, उसका नाम था प्रिंस खुसरो। तो ये प्रिंस खुसरो कौन हुआ? ये अकबर का पोता हुआ ना। तो अकबर का अपने बेटों पे तो भरोसा नहीं था, लेकिन अकबर का अपने पोते खुसरो पे काफी भरोसा था। और अकबर जो है खुसरो को अपने ही महल में रखता था, अपने ही पास रखता था, अपने दरबार में भी उसको बिठाया करता था। तो ना सिर्फ अकबर, बल्कि अकबर के नवरत्न और अकबर के जितने दरबारी थे वो भी खुसरो को पसंद करते थे और जहांगीर से डरते थे सारे के सारे। तो अकबर ने कई बार कहा भी था कि मेरी इच्छा है कि मेरे मरने के बाद मेरा पोता खुसरो ही अगला मुगल एम्परर बने, क्योंकि इसमें ये सारी काबिलियत है। तो खैर हुआ तो कुछ और ही, एम्परर तो जहांगीर ही बना। तो अकबर की डेथ हो जाती है 25 अक्टूबर 1605 को। उसके बाद जैसा कि ट्रेडिशन था, जो बड़ा बेटा है वही बनेगा। तो प्रिंस सलीम जो बड़ा बेटा था उसको गद्दी पे बिठाया गया। तो 3 नवंबर 1605 के दिन, आपको डेट वगैरह नहीं याद रखने, ईयर याद रखनी है। तो 1605 में अकबर की डेथ हुई, उसी साल जहांगीर राजा बन जाता है। तो जब जहांगीर राजा बना उस वक्त उसकी उम्र 36 साल की थी और उसने कुल मिला के 22 सालों तक इंडिया पे रूल किया है। तो देखो, जहांगीर तो पहले ही अनपॉपुलर था, सब कोई उससे डरते थे, सबको लगता था कि इतना क्रूअल आदमी है, कभी भी किसी की भी जान ले सकता है। तो जहांगीर के राजा बनते ही रिवोल्ट हो गया। ये रिवोल्ट किसने किया? जहांगीर के अपने बेटे खुसरो मिर्जा ने अपने ही फादर के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, क्योंकि खुसरो मिर्जा जानता था कि अकबर भी मुझे पसंद करते थे, तो अकबर के साथ जो लोग काम कर चुके हैं, जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, वो मेरी सपोर्ट में हैं। तो बेटा ही अपने बाप जहांगीर के खिलाफ खड़ा हो जाता है कि मैं अपने बाप को गद्दी से हटा के मुगल एम्परर बनूंगा। तो इस रिवोल्ट के दौरान क्या हुआ, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये रिवोल्ट करने की हिम्मत खुसरो को मिली कहां से। यही है खुसरो, प्रिंस खुसरो। तो ये रिवोल्ट करने की हिम्मत इसलिए मिली थी क्योंकि अकबर कई बार बोल चुके थे कि इसमें वो काबिलियत है, ये दिल का भी अच्छा है, तो ये जानता था। यहां तक कि जब अकबर ने, जो खुसरो है और खुसरो का भाई खुर्रम, यानी जहांगीर के 2 बेटे, पहला बेटा खुसरो, दूसरा बेटा खुर्रम, इन दोनों बेटों को जहांगीर से अलग रखते थे अकबर, क्योंकि अकबर जहांगीर को पसंद नहीं करते थे। जहांगीर ना सिर्फ क्रूअल था बल्कि वो नशे में भी डूबा रहता था। दानियाल तो डूबा ही रहता था, लेकिन जहांगीर भी नशे में डूबा रहता था। जहांगीर के बारे में यह बात फेमस है कि जहांगीर बहुत ज्यादा अफीम का सेवन करता था। अफीम एक तरह का नशीला पदार्थ होता है। तो अकबर ने जहांगीर के दोनों बच्चों को अपने पास रखा हुआ था ताकि उनपे कोई बुरी आदतों का असर ना पड़े। तो ये इस तरह बीता था खुसरो का बचपन, बिल्कुल अकबर की छत्र छाया में बीता था। तो जब जहांगीर एम्परर बन गया तो खुसरो ने कुछ मिलिट्री जनरल्स को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया। ये सब वो मिलिट्री जनरल थे जो अकबर के साथ भी काम कर चुके थे। तो फिर क्या होता है कि खुसरो एक दिन बहाना बना के जो अपने फादर जहांगीर के महल से बाहर निकल जाता है, वो बहाना बनाता है कि मैं अकबर की मजार पे जा रहा हूं, अपने दादा अकबर की मजार पे चादर चढ़ाने जा रहा हूं, ये कह के वो वहां से निकल जाता है। पहले ही कुछ मिलिट्री जनरल्स का सपोर्ट उसको मिल चुका था। तो खुसरो अपने कुछ मिलिट्री जनरल्स को लेके आगरा से निकलता है और लाहौर की तरफ बढ़ जाता है। तो इन लोगों की प्लानिंग ये थी कि हम सब लाहौर में इकट्ठा होंगे। जहांगीर तो आगरा में रहता है ना, तो हम सब लाहौर में इकट्ठा होंगे और लाहौर वाले एरिया पे कब्जा कर लेंगे, यानी वहां से मुगल डायनेस्टी पे अटैक स्टार्ट करेंगे। तो ये लोग आगरा से लाहौर जाने लगे। तो लाहौर जाने के रास्ते में अमृतसर से होके गुजर रहे थे ये। तो अमृतसर में रहते थे सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जन देव। तो गुरु अर्जन देव से मिलता है जाके प्रिंस खुसरो, गुरु अर्जन देव से मिलता है। गुरु अर्जन देव अपना आशीर्वाद इसको दे देते हैं कि हाँ जाओ, तुम अपने
मकसद में कामयाब हो। तो अब गुरु अर्जन देव भी जहांगीर के निशाने पे आ गए कि मेरा बेटा मेरे खिलाफ रिवोल्ट करता है और ये सिख गुरु उसको आशीर्वाद देता है। तो अपने बेटे से तो दुश्मनी हुई ही जहांगीर की, साथ में ये सिख गुरु भी जहांगीर को चुभने लगे। तो दोनों से बदला लेना चाहता था जहांगीर। तो खैर जो भी हो, तो लाहौर पहुंच गया ये खुसरो मिर्जा अपने गिने चुने साथियों को लेके। तो लाहौर में ही एक छोटी सी लड़ाई हो गई मुगल फोर्सेस के साथ। खुसरो मिर्जा ने जितने भी लोग जमा किए थे वो तो बस नाम के ही थे, असली फौज तो जहांगीर के पास थी ना। तो खुसरो मिर्जा की लड़ाई हो जाती है और 1606 में ही उसको हरा के बंदी बना लिया जाता है। तो उसको लाहौर से पकड़ के वापस आगरा लाया जाता है और आगरा में जेल में डाल दिया जाता है। बाद में कुछ सालों के बाद उसको अंधा बना दिया जाता है। लेकिन आगरा लाने से पहले वो तो लाहौर में पकड़ा गया था, लाहौर से इसको आगरा लाया गया। तो आगरा लाने से पहले ये दिल्ली से होके गुजरा और दिल्ली में प्रिंस खुसरो को काफी मतलब समझ लो ह्यूमिलिएट किया गया। उसके अपने फादर जहांगीर ने काफी ह्यूमिलिएट किया खुसरो मिर्जा को, ताकि सब कोई ये तमाशा देखे और फ्यूचर में कोई भी रिवोल्ट करने की हिम्मत ना जुटा पाए। जो जहांगीर अपने बेटे के साथ ये कर सकता है वो तो किसी दूसरे को तो छोड़ेगा नहीं ना। तो इसी सोच के साथ जहांगीर ने पूरी दुनिया के सामने एक तमाशा किया। वो तमाशा ये था कि अपने ही बेटे को ह्यूमिलिएट किया। तो खुसरो मिर्जा को हाथी के ऊपर बिठा दिया जहांगीर ने और पूरे चांदनी चौक के सामने से इसकी परेड निकाली। तो खुसरो मिर्जा के जितने सपोर्टर थे उनको पहले से ही पकड़ के खंभों पे बांध के रखा गया था। तो जैसे ही खुसरो मिर्जा किसी भी खंबे के सामने से गुजरता था तो उस खंबे पे लटक रहे आदमी की गर्दन काट दी जाती थी। तो ये सब कौन थे? ये सब खुसरो मिर्जा के सपोर्टर ही तो थे। तो खुसरो मिर्जा को फोर्स किया गया कि तुम अपनी नजरों से देखो कि जिन लोगों ने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की थी, एक एक करके उनको चांदनी चौक में सबके सामने उनको हम कैसे मारते हैं। तो खैर चांदनी चौक में इसको इतना ह्यूमिलिएट करके फिर ये आगरा पहुंच जाता है। आगरा में इसको जहांगीर खुर्रम के हवाले कर देता है। जहांगीर का दूसरा बेटा खुर्रम था ना, एक बेटा तो खुसरो था। खुसरो नालायक निकला, अपने ही बाप के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, लेकिन दूसरा बेटा तो अभी भी बाप के कंट्रोल में है ना। तो खुर्रम को कहता है कि तुम अब अपने भाई को संभालो, तुम्हें जो करना है अपने भाई के साथ करो। तो ये खुर्रम उसको जेल में डाल देता है। बाद में यही खुर्रम 1622 में खुसरो को मार देता है। क्यों मार देता है? क्योंकि उसको अपना रास्ता साफ करना है। अगर खुसरो जिंदा रहता तो आगे भी रिवोल्ट कर सकता था, तो इसीलिए खुर्रम ने खुसरो को मार दिया। तो कुल मिला के 15-16 सालों तक खुसरो जो है वो आगरा की जेल में बंद रहता था। जेल में क्या बंद रहेगा, उसकी तो आंख फोड़ दी गई थी, उसको अंधा बना दिया गया था। तो वो रहता था, मतलब औरतें जहां रहती थी हरम दल में, वहीं पे खुसरो को रखा जाता था। अब बात करते हैं गुरु अर्जन देव की। तो गुरु अर्जन देव ने ब्लेसिंग दी थी ना, खुसरो को कहा था कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो। तो अब जहांगीर को गुरु अर्जन देव को भी सजा देनी थी कि कैसे तुमने मेरे बेटे को सपोर्ट किया मेरे खिलाफ। तो गुरु अर्जन देव को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और कुछ दिनों के बाद उनको भी मार दिया जाता है। तो सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव, इनको मारा जहांगीर ने। आगे जाके हम 2 सिख गुरु ऐसे हुए हैं जिनको मुगल एम्परर्स ने मारा है, जिनकी जान मुगल एम्परर्स ने ली है। तो ये पहले सिख गुरु है गुरु अर्जन देव। आगे चल के आप देखोगे कि गुरु टेक बहादुर दूसरे सिख गुरु थे जिनको कि मुगल एम्परर्स ने मारा। तो औरंगजेब ने आगे चल के गुरु टेक बहादुर को भी मारा। तो इन्हीं सबके वजह से सिख धर्म के फॉलोअर्स थे और जो मुगल डायनेस्टी थी उनके बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो आप देखते हो कि इस घटना की वजह से जहांगीर का सिखों के साथ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि 5वें जो सिख गुरु है अर्जन देव, उनको मारा है ना जहांगीर ने।
तो इसका नतीजा निकलेगा, इसका नतीजा ये हुआ कि जो पांचवें सिख गुरु थे गुरु अर्जन देव, उनके बेटे अगले सिख गुरु बने। तो छठे सिख गुरु बने हरगोविंद सिंह। तो हरगोविंद सिंह को अपने पिताजी की मौत का बदला लेना है, उनके पिताजी को जहांगीर ने मारा है ना। तो गुरु हरगोविंद सिंह कहते हैं कि अब हमको अपने धर्म में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। अभी तक जो सिख धर्म चला आ रहा है वो तो बस स्पिरिचुअल टीचिंग पे बेस्ड है। हम तो कोई लड़ाई झगड़े की बात करते नहीं है। हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारा जो सिख धर्म है वो भाईचारा फैलाए, हर जगह अपनी फिलॉसफी हम फैलाते हैं। लेकिन अब हमारे ऊपर खतरा है, अब हमारी दुश्मनी मुगल एम्परर से हो चुकी है। ये कहना था गुरु हरगोविंद सिंह का। तो इसलिए गुरु हरगोविंद सिंह ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि हमें धर्म के साथ साथ तलवार भी पकड़नी होगी। अब तक हम सिर्फ धर्म के रास्ते पे चलते आए, लेकिन अब हमारी जान पे खतरा है। तो अब हमको एक हाथ से धर्म फैलाना है, दूसरे हाथ में तलवार भी पकड़नी होगी। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया मीरी एंड पीरी का। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीरी और पीरी का कॉन्सेप्ट किस सिख गुरु ने दिया? तो गुरु हरगोविंद सिंह जी ने। तो ये छठे सिख गुरु थे। तो मीरी और पीरी का यही मतलब है। देखो, मीरी का मतलब है कि पॉलिटिकल अथॉरिटी हमारे पास होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ धार्मिक प्रवचन देने से काम नहीं चलेगा, हमको अपनी एक किंगडम स्टैब्लिश करनी होगी, उसके लिए लड़ाई लड़नी होगी। पीरी का मतलब है कि धर्म कर्म का काम करते रहो। तो इसी मीरी और पीरी के कॉन्सेप्ट की वजह से जो सिख धर्म के फॉलोअर्स हैं उन्होंने तलवार रखनी स्टार्ट कर दी। आज भी अगर आप किसी सिख भाई को देखोगे, किसी सिख धर्म के फॉलोअर को देखोगे, मैं आज के जमाने की बात कर रहा हूं, तो वो अपने अटायर में, अपने कपड़ों के साथ एक छोटे से तलवार को भी रखते हैं। तो ये जो तलवार रखने का प्रचलन है, ये जो ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ, ये गुरु हरगोविंद सिंह जी के टाइम से ही स्टार्ट हुआ। और ये मीरी और पीरी के कॉन्सेप्ट से ही ये तलवार रखने का ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ। तो अब ये सारी चीजें जहांगीर को पता चलने लगी कि मेरे खिलाफ जो सिख धर्म गुरु है वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो लोगों से कह रहे हैं कि तलवार उठाओ। तो जहांगीर को जैसे ही खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने गुरु हरगोविंद सिंह को अरेस्ट कर लिया। तो उस वक्त गुरु हरगोविंद सिंह जी की उम्र सिर्फ 14 साल की थी। तो इनको अरेस्ट करके ग्वालियर के जेल में, ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया। 3 साल के बाद हरगोविंद सिंह जी को छोड़ा गया। और इस दिन की बहुत इंपॉर्टेंस है, सिख धर्म में इस दिन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि उनके गुरु को जेल से इस दिन रिहाई मिली थी। तो इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, यहां से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बंदी छोड़ दिवस क्या है? तो बंदी छोड़ दिवस उस इंसिडेंट को नाम दिया गया जिस दिन जहांगीर ने हरगोविंद सिंह जी को ग्वालियर किले से आजादी दी थी। ग्वालियर किले में जो जेल में 3 साल तक बंद कर रखा था, उसको आजादी दी। तो जेल से छूटने के बाद गुरु हरगोविंद सिंह जी ने मुगल फोर्सेस पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। छोटे छोटे गुरिल्ला वॉरफेयर्स होने शुरू हो गए, खास करके पंजाब और हरियाणा वाले इलाकों में। तो ये दुश्मनी जो स्टार्ट हुई गुरु हरगोविंद सिंह जी के टाइम से हुई। और ये दुश्मनी अगर मुगलों की तरफ से देखोगे तो जहांगीर के टाइम से स्टार्ट हुई। अकबर की कोई दुश्मनी नहीं थी किसी भी सिख धर्म गुरु से, ये दुश्मनी जहांगीर ने स्टार्ट की है। आगे गुरु हरगोविंद सिंह जी ने लड़ाई शाहजहां के जमाने में भी जारी रखी। शाहजहां जो है जहांगीर का बेटा है। तो ये लड़ाई काफी लंबी चली, औरंगजेब के टाइम तक ये लड़ाई हमको देखने को मिलती है। एक बार क्या हुआ, एक बार जहांगीर पुष्कर मंदिर गया। पुष्कर मंदिर है ना राजस्थान में, तो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा मंदिर है पुष्कर में। तो जब वो उस मंदिर में गया तो उसने देखा कि वहां पे भगवान विष्णु की वराह अवतार की मूर्ति लगी हुई है। तो वराह अवतार बेसिकली क्या है कि वराह अवतार में भगवान विष्णु को एक बोर यानी एक पिग के रूप में दिखाया गया है। तो पिग बोलो या बोर बोलो। तो ये देख के जहांगीर को अंदर से काफी घृणा हुई कि देखो हिंदू लोग जो है वो तो एक बोर की पूजा कर रहे हैं।
तो उसने पुष्कर टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि औरंगजेब नाम का एक मुगल एम्परर हुआ, इसने कई सारे मंदिरों को तुड़वाया, लेकिन मंदिरों को तोड़ने का काम अगर सबसे पहले किसी मुगल एम्परर ने किया था तो वो जहांगीर ने किया था। किया तो बाबर ने भी था, लेकिन बाबर के बारे में हमको रिकॉर्ड नहीं मिलता है कि बाबर ने वाकई में अयोध्या में मंदिर तोड़ा भी था या नहीं, लेकिन जहांगीर के बारे में हम जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि पुष्कर टेम्पल को किस मुगल एम्परर ने डिस्ट्रॉय किया था? तो किसने किया था? जहांगीर ने किया था। अब बात करते हैं जहांगीर के वाइफ नूरजहां के बारे में। तो अगर आप बात करोगे बॉलीवुड की फिल्मी कहानियों की या किस्से कहानियों की, तो आपको जहांगीर या सलीम और अनारकली की कहानी काफी सुनने को मिलती होगी। सलीम यानी जहांगीर का बचपन का नाम, अनारकली, तो सलीम और अनारकली की कहानी जो है आपको जान के बहुत दुख होगा कि वो एक फिक्शनल कहानी है, वो एक सच्ची कहानी नहीं है। सच्ची कहानी कुछ और है। जहांगीर सबसे ज्यादा प्यार अपनी वाइफ नूरजहां से करता था। तो ये नूरजहां कौन थी? तो नूरजहां एक्चुअली एक विडो थी, एक विधवा थी। जब जहांगीर ने पहली बार नूरजहां को देखा था तब तक वो विधवा हो चुकी थी, उसके पति की डेथ हो चुकी थी। तो नूरजहां का जो पहला पति था वो एक अफगान था और वो मुगल आर्मी में ही काम करता था। तो उस अफगान का नाम था शेर अफगान। तो मुगलों की तरफ से लड़ते हुए शेर अफगान की डेथ हो गई थी। तो शेर अफगान की विडो थी नूरजहां। तो जहांगीर ने जब नूरजहां को देखा तो नूरजहां बहुत खूबसूरत थी, तो उसको नूरजहां से प्यार हो गया। फिर उसने नूरजहां से शादी कर ली। नूरजहां का असली नाम था मेहरुन्निसा और बाद में उसका नाम हो गया नूरजहां, यानी पूरे दुनिया की को मिलने वाली रोशनी। तो ये बेसिकली उसकी खूबसूरती को दर्शाने के लिए ये नाम दिया गया कि आप इतनी खूबसूरत हो कि पूरी दुनिया आपकी खूबसूरती से रोशन हो गई है, आप पूरी दुनिया में रोशनी भर देते हो। तो अब कुछ और चीजें हमको नूरजहां के बारे में पता होनी चाहिए। तो जहांगीर नूरजहां से इतना प्यार करता था कि इस बात का फायदा नूरजहां ने उठाना स्टार्ट कर दिया। तो नूरजहां को यह बात समझ में आने लगी कि जहांगीर मेरी कोई बात टालता नहीं है, और क्योंकि मैं जहांगीर की पत्नी हूं तो जो बाकी लोग भी हैं वो भी मेरी बात नहीं टालते। तो उसने बिल्कुल एम्परर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। नूरजहां भी दरबार में बैठने लगी, वो भी फैसले सुनाने लगी, वो भी ऑर्डर वगैरह जारी करने लगी। नूरजहां को फैशन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो काफी खूबसूरत तो थी ही, उनका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा था और उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कई तरह के रोज परफ्यूम्स को इन्वेंट किया। तो वो फैशन में उनका काफी इंटरेस्ट था। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। देखो बच्चों, जो फैक्ट इंपॉर्टेंट होता है वही मैं आपसे कहता हूं, फिर आप ये मत कहना कि देखो मेरे टीचर को वो तो हर फैक्ट को इंपॉर्टेंट बताते हैं, नहीं। तो जब मैं आपसे कहता हूं कि कोई फैक्ट इंपॉर्टेंट है तो इसका यह मतलब होता है कि यह क्वेश्चन पहले भी कहीं पूछा जा चुका है, तो आप उसको इग्नोर नहीं करना। तो मिडीवियल इंडिया की फैशन क्वीन किसको कहते हैं? तो नूरजहां को ही कहते हैं। अब आती है असली कहानी। तो नूरजहां ने तो पूरी तरीके से जहांगीर को अपने कंट्रोल में ले रखा था। नूरजहां का एक भाई था, उसका नाम था असफ खान। तो ये असफ खान भी जहांगीर के आर्मी में काम करता था। तो बहन तो एम्प्रेस थी, जहांगीर की वाइफ थी, जबकि भाई जो है जहांगीर के गवर्नमेंट में काम करता था, एक छोटा मोटा ऑफिसर हुआ करता था। लेकिन ये दोनों भाई बहन ये चाहते थे कि जहांगीर के बाद जो अगला एम्परर बनेगा, जो भी अगला एम्परर बने, उन पे इनका पूरा कंट्रोल रहे। नूरजहां भी यही चाहती थी, असफ खान भी यही चाहता था, ठीक। लेकिन ये दोनों अपने अपने प्लान को फुलफिल करने में लगे हुए थे। नूरजहां अपने आदमी को बनाना चाहती थी, असफ खान अपने आदमी को अगला एम्परर बनाना चाहता था। तो नूरजहां किसको बनाना चाहती थी? तो नूरजहां का दामाद था शहरयार नाम का, ठीक।
तो ये जो नूरजहां का दामाद था, ये एक्चुअली जहांगीर का अपना बेटा था। तो जहांगीर ने कई शादियां की थी, तो कई बच्चे भी थे उसके, तो उसका सबसे छोटा बेटा था शहरयार। तो नूरजहां भी इसको समझती थी कि एम्परर तो कोई अपना खून ही बनेगा ना, कोई बाहर से आके तो नहीं बन सकता एम्परर, तो जहांगीर का ही कोई ना कोई बेटा एम्परर बनेगा। तो नूरजहां ने दांव खेला सबसे छोटे बेटे शहरयार पे, तो शहरयार की शादी अपनी बेटी से करा दी। तो नूरजहां तो विधवा थी शादी होने से पहले, तो जहांगीर के साथ शादी करने से पहले ही उसको एक बेटी पैदा हो चुकी थी। तो उसी बेटी की शादी ये अब शहरयार से करवा देती है, इस उम्मीद में करवा देती है कि शहरयार जहांगीर का अपना बेटा है, तो मैं कुछ पॉलिटिक्स ऐसा करूंगी कि आगे चल के शहरयार ही अगला एम्परर बने। दूसरी तरफ उसका भाई असफ खान भी अपने प्लान को आगे बढ़ाता है। असफ खान ने क्या किया, उसने भी एक दामाद चुना, उसने भी जहांगीर के बेटे खुर्रम को अपना दामाद बना लिया, क्योंकि यह भी जानता था कि अगला एम्परर तो बेटा ही बनेगा, तो उस बेटे को अपना दामाद बना लो। तो दूसरा बेटा था खुर्रम, यही खुर्रम आगे चल के शाहजहां बना, और हम जानते हैं कि शाहजहां मुगल एम्परर बना, उसने ताजमहल बनवाया। तो ये वही खुर्रम है जिसने ताजमहल बनवाया, जो आगे चल के मुगल एम्परर बनेगा। तो अब दोनों भाई बहन अपने अपने दामाद को एम्परर बनाना चाहते हैं। तो एक बार क्या होता है कि कांधार, जो कि मुगल एम्पायर का ही हिस्सा था, कांधार कहां है, तो अफगानिस्तान में है। तो वहां रिवोल्ट हो जाता है, वहां पे अटैक हो जाता है, किसका, पर्शियन फोर्सेस वहां पे अटैक कर देती हैं। तो नूरजहां जो है उस वक्त उतनी ही ताकतवर थी जितनी ताकतवर जहांगीर थे। तो जहांगीर तो एक्चुअल एम्परर थे, नूरजहां उनकी वाइफ होने का फायदा उठाती थी। तो नूरजहां को इसमें एक मौका नजर आया, क्योंकि अफगानिस्तान जाना है किसी को, तो नूरजहां को मौका हाथ लग गया कि मैं खुर्रम को कांधार भेज देती हूं। तो जैसे ही खुर्रम कांधार जाएगा, मैं पीठ पीछे अपने दामाद को डिक्लेयर करवा दूंगी। जहांगीर कह देगा अगर कि ये मेरा बेटा जो है अगला एम्परर बनेगा, तो कौन रोक सकता है। तो इसी प्लानिंग के तहत नूरजहां ने खुर्रम से कहा कि तुम जाओगे कांधार, कांधार में जो अटैक हुआ है उसको जाके रोको। तो खुर्रम को यह बात समझ में आ गई कि उधर मैं कांधार जाऊंगा, इधर पीठ पीछे से आगरा में कुछ और नाटक या कुछ और खेल खेला जाएगा, यानी मेरे पीठ पीछे मेरे किसी सौतेले भाई को, यानी नूरजहां अपने ही दामाद को गद्दी पे ना बिठा दे, क्योंकि जहांगीर तो पूरी तरीके से वही करेंगे जो नूरजहां कहेगी। तो इसलिए खुर्रम ने मना कर दिया, खुर्रम ने कहा कि मैं कांधार नहीं जाऊंगा। तो कोई गया ही नहीं कांधार, यानी कोई मजबूत आदमी कांधार गया ही नहीं, जिसका नतीजा यह हुआ कि मुगलों के हाथ से कांधार निकल गया, कांधार को छीन लिया पर्शियंस ने। तो यह बहुत बड़ा झटका था, बहुत बड़ी पॉलिटिकल घटना थी कि खुर्रम ने मना कर दिया, और मना करने का नतीजा हुआ कि कांधार जैसा बड़ा इलाका मुगलों के हाथ से निकल गया। तो इस बात के लिए खुर्रम को काफी कुछ डांट लगाई गई, खुर्रम पे काफी प्रेशर पड़ा कि तुम माफी मांगो। खुर्रम ने माफी भी मांगी, और खुर्रम के सामने यह शर्त रखी गई कि तुमने जो आज किया है आगे चल के दोबारा ये हरकत ना दोहराओ, यानी तुम ऑर्डर को फॉलो करने से मना ना कर पाओ, इसके लिए तुम्हें गारंटी देनी होगी। तो क्या गारंटी देनी होगी, तो तुम्हारे जो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक का नाम था दारा सिको और दूसरे का नाम था औरंगजेब, तो अपने इन दो छोटे छोटे बच्चों को नूरजहां ने कहा कि तुम मेरे महल में छोड़ दो, आज से मैं उनका ख्याल रखूंगी, मैं भी तो उन बच्चों की दादी हूं, तो इन दोनों बच्चों को मेरे पास छोड़ दो, ताकि अगर तुम कल को कुछ गड़बड़ करो तो तुम्हारे ये दो बच्चे तो मेरे ही कब्जे में है ना। तो इसको एक गारंटी के तौर पे खुर्रम ने अपने इन दोनों बच्चों को नूरजहां के पास, कह लो कि नूरजहां के केयर में छोड़ दिया। तो ये दारा शिको और औरंगजेब, यही औरंगजेब आगे चल के मुगल एम्परर बनता है। तो अब जहांगीर पे वापस लौटते हैं। ये तो जहांगीर की वाइफ नूरजहां की कहानी थी कि नूरजहां ने कैसे फायदा उठाया। अब वापस जहांगीर पे आते हैं। तो
तो एक तरफ जहांगीर मुगल एम्परर की तरह, मतलब मुगल एम्परर की गद्दी पे बैठा था, दूसरी तरफ पोर्चुगीज अपना खेल खेल रहे थे, इंडिया में अपना एक्सपेंशन कर रहे थे। इन पोर्चुगीज की एक बहुत बुरी आदत थी, ये पोर्चुगीज पायरेट्स थे, यानी सरकार तो चलाते ही थे, लड़ाइयां वगैरह तो लड़ते ही थे, लेकिन इन लोगों की एक बहुत बड़ी आदत थी कि ये लोग पायरेसी करते थे, समुद्री लुटेरे थे ये। क्योंकि पोर्चुगीज के पास बड़ी बड़ी जहाज होती थी, जबकि मुगलों के पास नेवी नाम की कोई चीज नहीं थी। सिर्फ उनके पास जहाज होते थे जो सामान यहां से वहां ढोते थे या पैसेंजर्स को यहां से वहां ले जाया करते थे। यानी मुगलों के जहाज लड़ने के लिए नहीं बने थे, जबकि पोर्चुगीज तो यूरोप से ही बड़े बड़े लड़ाकू जहाज लेके आए थे। तो इसी का फायदा उठाते थे और मुगलों के जहाज पे हमला करके उनको लूट लिया करते थे। तो 1613 में क्या हुआ कि पोर्चुगीज ने सारी हदें पार कर दी। हद क्या पार की कि मुगलों का एक जहाज जिसका नाम रहीमी था, उसमें कई 100 लोग, ये जहाज सूरत यानी गुजरात के सूरत बंदरगाह से मक्का जा रहा था। तो उसमें कई 100 मुसलमान बैठे हुए थे, उनको हज पे जाना था, मक्का मदीना। तो इस जहाज को पोर्चुगीज ने लूट लिया। लूटना क्या था, पूरा का पूरा जहाज अपने कब्जे में कर लिया, इंक्लूडिंग पैसेंजर्स। तो अब ये जो रहीमी नाम का जहाज था, ये कोई ऐसा वैसा जहाज नहीं था। पूरे यूरोप में इस जहाज की चर्चा होती थी, क्योंकि ये जहाज बहुत बड़ा था, काफी कह लो कि इसमें पैसे खर्च किए गए थे इसको बनाने के लिए, और ये हर साल मक्का मदीना जाता था, इंडिया से लोगों को लेकर मक्का मदीना जाता था। ये जहाज जो था, ये जहांगीर की मदर यानी कि अकबर की वाइफ जोधाबाई के कंट्रोल में था। जोधाबाई का जहाज था ये। अब उस जहाज को पोर्चुगीज ने लूट लिया। तो ये कितनी बड़ी इंसल्ट की बात है जहांगीर के लिए कि जहांगीर पूरे मुगल डायनेस्टी का बादशाह है और उसके जहाज को एक पोर्चुगीज जहाज आके लूट लेता है। तो जहांगीर काफी गुस्से से भर गया और उसने पोर्चुगीज को बर्बाद करने का ऑर्डर दिया। उसने कहा कि ये बदतमीज पोर्चुगीज, चाहे इनके पास कितने भी जहाज हो, जो भी हो, हमारे पास नेवी ना भी सही, फिर भी हम इन पोर्चुगीज को यहां से मार के भगाएंगे। तो जहांगीर का ऑर्डर मिलते ही जो मुगल फोर्सेज हैं उन्होंने पोर्चुगीज पे हमला करना स्टार्ट कर दिया। तो सूरत में यह घटना हुई थी, गुजरात में हुई थी। तो गुजरात के पास ही दमन नाम के इलाके पे पोर्चुगीज का कब्जा था। तो उस पोर्चुगीज कब्जे को यानी कि दमन को पोर्चुगीज से छीन लिया, मुगलों ने छीन लिया। तो यह मामला सिर्फ दमन तक ही नहीं रुका, बल्कि आगरा, बंगाल, इन सब जगहों से भी पोर्चुगीज को मार के भगा दिया गया। उनके हाथ से जितने पोर्ट्स, उनकी फैक्ट्रीज वगैरह सब तोड़ दी गई, चर्च वगैरह सब छीन लिए गए। तो इस तरह से जहांगीर ने पोर्चुगीज की पावर लगभग खत्म कर दी। इसी दौरान एक तरफ पोर्चुगीज की पावर खत्म हो रही थी, दूसरी तरफ भारत में ब्रिटिश का आगमन हो गया, ब्रिटिश फोर्सेस आई। तो ब्रिटिश जब भारत में आए उस वक्त जहांगीर का ही शासन चल रहा था। तो आओ हम ब्रिटिश के बारे में भी कुछ जान लें। तो 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बनाई गई थी? एक बिजनेस एंटिटी के तौर पे बनाई गई थी कि इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे ब्रिटिशर्स इंडिया जाएंगे बिजनेस करने के बहाने और फिर इंडिया में अपनी किंगडम स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो 1608 में अंग्रेजों ने भारत आना स्टार्ट कर दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी तरफ से एक ऑफिसर को भेजा। उस ऑफिसर का नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। तो जब ये एम्परर भारत पहुंचा तो उस वक्त जहांगीर ही शासक था। तो ये जहांगीर के दरबार में जाता है, उससे परमिशन मांगता है। तो शुरू में तो जहांगीर मना कर देता है, क्योंकि पहले ही जहांगीर देख चुका था कि पोर्चुगीज ने पहले ही दिमाग खराब कर रखा था कि पोर्चुगीज भी तो यूरोप से यही कह के आए थे कि हमको बिजनेस करना है और बाद में बदमाशियां करने लगे। तो जहांगीर के दिमाग में ये सारी चीजें चल रही थी कि इन यूरोपियंस को परमिशन देना एक सही फैसला नहीं होगा। दूसरी तरफ पोर्चुगीज का भी दबाव था कि हमारे रहते रहते हमारे कंपटीटर अंग्रेजों को आप परमिशन नहीं दो। खैर जो भी हो, शुरू के कुछ सालों में तो जहांगीर ने परमिशन नहीं दी,
लेकिन काफी कोशिश करने के बाद अंग्रेजों को 1613 में परमिशन मिल गई, जहांगीर ने फाइनली परमिशन दे दी। तो यहां से ब्रिटिश की कहानी भी शुरू हो गई। तो आपको बस इतना याद रखना है, ब्रिटिश की कहानी हम आगे डिटेल में फुल फ्लेजेड वीडियो बनाएंगे। बस यहां से बच्चों आप इतना याद रखो कि जब पहली बार अंग्रेज भारत पे आए थे तो उस वक्त का जो मुगल एम्परर था वो था जहांगीर। तो 1613 में परमिशन तो दे दी जहांगीर ने, यानी कि ब्रिटिश ने इंडिया में अपने पैर पसारने स्टार्ट कर दिए। 1615 एडी में अंग्रेजों की तरफ से अगला एम्बेसडर आता है जहांगीर से मिलने। तो उस एम्बेसडर का नाम था सर थॉमस रॉय। तो इसके पहले कौन आया था? विलियम हॉकिंस। लेकिन विलियम हॉकिंस को ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा था, जबकि थॉमस रॉय को इंग्लैंड के राजा जेम्स वन ने भेजा। तो राजा की तरफ से आना और कंपनी की तरफ से आना एक ही बात तो नहीं है। तो जब कोई राजा की तरफ से आता है तो उसको ज्यादा इज्जत, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ना। तो यही थॉमस रॉय के साथ भी हुआ। तो थॉमस रॉय की बातों को जहांगीर सीरियसली लेता था क्योंकि वो राजा का रिप्रेजेंटेटिव था। तो क्या हुआ कि थॉमस रॉय को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा गुजरात और बंगाल में, क्योंकि गुजरात में उस वक्त प्रिंस खुर्रम गवर्नर था। तो ये वही खुर्रम है जो आगे चल के शाहजहां के नाम से मुगल एम्परर बना। तो प्रिंस खुर्रम पोर्चुगीज के इन्फ्लुएंस में आके अंग्रेजों को परेशान किया करता था, गवर्नर था, टैक्स लगा दिया करता था। तो यही थॉमस रॉय को यह बात अच्छी नहीं लगी। और थॉमस रॉय कोई मामूली आदमी तो है नहीं, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो भेजा नहीं है, उसको तो राजा ने भेजा है, वो तो राजा की तरफ से ही बात कर रहा है। तो थॉमस रॉय ने जहांगीर के सामने एक मैसेज भिजवाया कि अगर प्रिंस खुर्रम अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, यानी अगर अंग्रेजों को परेशान करने की कोशिश करेगा, तो अंग्रेज जो है मुगल डायनेस्टी पे हमला कर देंगे। तो यह बात जहांगीर ने सीरियसली ली, वो बेकार के झगड़े नहीं बढ़ाना चाहता था। तो प्रिंस खुर्रम को समझाया जहांगीर ने। फाइनली प्रिंस खुर्रम ने एक फरमान इशू कर दिया कि ब्रिटिश भी है गुजरात में अपना बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले से ही पोर्चुगीज पूरे गुजरात में फैले हुए थे, अब ब्रिटिश भी फैलने लगे। तो ये सब कुछ हुआ जहांगीर के टाइम पीरियड में, यानी अंग्रेज जो भारत में फैले इसका पूरा ब्लेम कहो या रिस्पॉन्सिबिलिटी कहो, वो जहांगीर को जाती है। अब बात करते हैं कि जहांगीर के लाइफ में क्या क्या मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स हुए। तो अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई तो हम सभी जानते हैं, बैटल ऑफ हल्दीघाटी के बारे में जानते हैं। तो अकबर का बेटा है जहांगीर और राणा प्रताप के बेटे हुए अमर सिंह। तो बाप की लड़ाई बेटों ने भी जारी रखी। अकबर का बेटा जहांगीर और महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह में भी काफी लड़ाइयां हुई, लेकिन इन लड़ाइयों का कोई नतीजा नहीं निकला। जहांगीर कभी भी पूरी तरीके से अमर सिंह को हरा नहीं पाए। उल्टा यह होता था कि अमर सिंह ही हर बार मुगलों को हरा देते थे। तो जहांगीर समझ गया था कि अमर सिंह या राजपूतों को हराना उतना आसान नहीं है। तो उसने लड़ाई झगड़े का रास्ता छोड़ के डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया। तो 10 साल तक वो लड़ते रहे आपस में, जहांगीर और अमर सिंह। उसके बाद जहांगीर ने अपने बेटे प्रिंस खुर्रम को भेजा कि तुम जाओ अमर सिंह के साथ, यानी महाराणा अमर सिंह के साथ, जो कि मेवाड़ के राजा थे, उनके साथ एक पीस ट्रीटी साइन करो। तो ये पीस ट्रीटी कामयाब हो जाती है। उसके बाद जहांगीर का राजपूतों से लड़ना बंद हो जाता है। जहांगीर के ही टाइम पीरियड पे जो मुगलों के हाथ से कांधार नाम की सिटी निकल गई थी। क्यों निकली थी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, क्योंकि खुर्रम ने कांधार जाने से मना कर दिया था। जहांगीर को बेल ऑफ जस्टिस इंस्टॉल करने के लिए जाना जाता है, जिसको बोला जाता है जहांगीरी घंटा। तो जहांगीर ने अपने महल के बाहर एक घंटा लगवा रखा था। तो अगर पब्लिक को जहांगीर तक अपनी बात पहुंचानी होती तो वो कैसे पहुंचाते? उनको जहांगीर मिलेंगे रोड पे घूमते हुए तब ना। तो जहांगीर तो उन तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए पब्लिक अगर घंटा बजाती तो उस घंटे की आवाज सुन के जहांगीर को पता चल जाता था कि कोई मुझसे मिलना चाहता है, और फिर उस आदमी को अंदर बुला लिया जाता था। तो यही था जहांगीर का घंटा या बेल ऑफ जस्टिस, ये आप याद रखोगे।
अब बात करते हैं जहांगीर के आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में। तो जहांगीर आर्ट एंड आर्किटेक्चर में काफी योगदान, काफी इंटरेस्ट लेता था। लेकिन अगर जहांगीर को जाना जाता है किसी बात के लिए तो इस बात के लिए कि वो एक बहुत ब्रिलियंट पेंटर था, वो अपने हाथ से पेंटिंग वगैरह बनाया करता था। एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि जहांगीर के फादर अकबर को पेंटिंग्स का बहुत शौक था, लेकिन अकबर को खुद पेंटिंग करने नहीं आती थी। तो अकबर ने आगरा में एक पेंटिंग की फैक्ट्री लगवाई थी जहां लोग पेंटिंग्स वगैरह बनाते थे। तो जहांगीर जब छोटा बच्चा था तो इसी फैक्ट्री में काफी वक्त गुजारता था। तो जहांगीर को काफी अच्छी पेंटिंग आती थी। जहांगीर अपने हाथ से अकबर की पेंटिंग बना के अकबर को गिफ्ट किया करता था। तो आप याद रखोगे कि सबसे ज्यादा वेल एकम्प्लिश्ड पेंटर अगर हुआ है कोई मुगल डायनेस्टी में तो वो जहांगीर ही था। जहांगीर पढ़ने लिखने में भी काफी तेज था, इसकी पर्शियन लैंग्वेज पे पूरी पकड़ थी। जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ऑटोबायोग्राफी का क्या मतलब होता है? अपने जीवन की कहानी अगर कोई खुद लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ऑटो मतलब खुद से लिखा है, तुमने अपनी बायोग्राफी खुद से लिखी है। तो उस बायोग्राफी को जहांगीर नामा के नाम से हम जानते हैं। जहांगीर नामा यानी जहांगीर के लाइफ की कहानी। एक और बात याद रखोगे बच्चों कि जितने भी मुगल एम्परर हुए उसमें से दो ही एम्परर ऐसे हुए जिन्होंने खुद की कहानी लिखी। पहला था बाबर और दूसरा था जहांगीर। तो बाबर ने जो लैंग्वेज यूज की वो थी टर्किक चगताई लैंग्वेज, टर्किक चगताई, और जहांगीर ने जो लैंग्वेज यूज की वो थी पर्शियन। जहांगीर को शालीमार गार्डन बनवाने के लिए भी जाना जाता है क्योंकि अकबर ने ऑलरेडी जम्मू कश्मीर पे कब्जा कर लिया था। यानी कि उस वक्त जब जहांगीर रूल कर रहा था तो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा जो है वो जहांगीर के ही कंट्रोल में था। तो जहांगीर एक बार कश्मीर गया था, कुछ महीनों तक कश्मीर में रहा था। तो कश्मीर में जो श्रीनगर के पास डल झील है, डल लेक, तो उसी डल लेक के पास में इसने शालीमार गार्डन नाम का एक बहुत शानदार गार्डन बनवाया, जो आज भी आप अगर कश्मीर जाओगे, श्रीनगर जाओगे तो आप विजिट कर सकते हो। और क्या क्या बनवाया जहांगीर ने? जहांगीर ने अपने फादर अकबर का मकबरा बनवाया। अकबर की डेथ के बाद उसको जहां दफनाया गया, अकबर का मकबरा, तो अकबर को दफनाया गया था सिकंदरा में। तो सिकंदरा में जो अकबर का मकबरा है वो जहांगीर ने ही बनवाया था। अब बात करते हैं जहांगीर के डेथ की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहांगीर काफी महीनों तक कश्मीर में रहा था। तो कश्मीर इसलिए गया था क्योंकि उसकी तबीयत खराब रहती थी। तो उसके डॉक्टर्स ने उसको कहा था कि आप किसी ठंडे इलाके पे चले जाओ, इसलिए वो कश्मीर गया। तो जब वो कश्मीर से लौट रहा था तो उसकी मतलब लाहौर के पास उसकी डेथ हो जाती है। क्योंकि उसकी डेथ लाहौर के पास हुई थी तो उसको सबसे पहले तो लाहौर में ही दफनाया जाता है। तो लाहौर में उसको जहां दफनाया गया उसको एक गार्डन का रूप दिया गया, उसके मकबरे के चारों तरफ गार्डन बना दिया गया। उसी गार्डन को आज हम शहादरा बाग के नाम से जानते हैं। तो दो बाग, एक है शालीमार बाग। तो शालीमार बाग तो अपने जीते जी जहांगीर ने बनवाया, कश्मीर के श्रीनगर में बनवाया। दूसरा बाग उसके मकबरे के चारों तरफ बना, वो बाग कहलाया शहादरा बाग। तो अब जहांगीर की डेथ हो गई। तो जहांगीर की डेथ के बाद उसका जो सबसे कैपेबल बेटा था खुर्रम, जहांगीर अपने हर काम में खुर्रम को शामिल करता था, हर बड़ी जंग में खुर्रम को अपने साथ रखता था। तो यही प्रिंस खुर्रम की बारी आ गई है अब एम्परर बनने की। तो एम्परर बनेगा तो इस तरह के नाम तो नहीं रखेगा, कुछ बड़ा आलीशान नाम रखेगा। जहांगीर का मतलब होता है पूरी दुनिया को जीतने वाला, तो कुछ लंबा चौड़ा नाम रहेगा ना। तो ये प्रिंस खुर्रम अपना नाम शाहजहां रख लेता है, यानी पूरे दुनिया का मालिक। तो जहांगीर का चैप्टर क्लोज और शाहजहां का चैप्टर चालू हो गया। कब? 1627 में जहांगीर की डेथ, और उसी साल शाहजहां अगला एम्परर बन जाता है। अब प्रिंस खुर्रम को राजा बनने से या एम्परर बनने से कोई रोक ही नहीं पाया। कौन रोकेगा? इसने तो पहले ही अपने सारे कंपटीशन को रास्ते से हटा दिया था। कैसे हटाया था हम फिर से समझ लें।
तो जहांगीर का बेटा जो था प्रिंस खुसरो, उसको तो खुद जहांगीर ने ही जेल में डाल के अंधा कर दिया था। बाद में खुर्रम ने 1622 में जेल में जाके खुसरो की जान ले ली थी, यानी कि एक भाई को तो वो ऑलरेडी रास्ते से हटा चुका था। दूसरा खतरा जो इसको था वो नूरजहां की तरफ से था। तो नूरजहां अपने दामाद शहरयार को एम्परर बनवाना चाहती थी, और ये शहरयार जो है खुर्रम का सौतेला भाई था। तो जैसे ही ये एम्परर बना तो इसने अपने सौतेले भाई यानी कि नूरजहां के दामाद शहरयार को की डेथ, उसकी जान ले ली। तो नूरजहां को भी खतरा महसूस होने लगा कि ये तो मेरे दामाद को मार दिया, ये मुझसे भी बदला लेगा। तो खैर इसने नूरजहां को तो नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन नूरजहां को ऑर्डर दिया कि तुम आगरा छोड़ के चली जाओ, आगरा मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। तो नूरजहां को मजबूर किया इसने। तो नूरजहां अपने आखिरी दिनों में काफी बेबसी, काफी कह लो कि मुश्किल भरे जीवन उसका रहा आखिरी दिनों में नूरजहां का। और नूरजहां ने अपने आखिरी दिन आगरा में नहीं बल्कि लाहौर में गुजारे। तो ये थी कहानी जहांगीर की। अगली वीडियो में हम देखेंगे शाहजहां की कहानी।